हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज फिर से अपने इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया, उसके 2017 के पेपर के बारे में जो है हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। और आज के इस पेपर में हम सभी प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे और ये जो वीडियो होगी वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे पिछले इस पेपर से संबंधित जितनी भी वीडियो अपलोड की गई हैं उसको नहीं देखा है तो आप उसको जाके देखें। और देखने के बाद जो है आप ये पाएंगे कि ये सभी क्वेश्चंस जो हैं फ्रिक्वेंटली हर एक सेमेस्टर, हर एक जो है ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम में ये सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपने अभी अच्छे से तैयारी नहीं की कर पाए हैं, अगर आप नहीं कर पाए तो आप इन्हीं क्वेश्चन पेपर्स को बस आप जो है पढ़ लीजिए, हमारी वीडियो को देख लीजिए, निश्चित ही आप एक अच्छा स्कोर अपने एग्ज़ाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको फ्रिक्वेंटली जो है वो मिलती रहे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं, बिना इधर उधर की बात किए सीधे हम चलते हैं अपने इस पेपर पे, देखते हैं कि 2017 के इस पेपर में क्या क्या चीज़ें आई हुई थी। तो सबसे पहले बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो उसमें जो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएँ होती हैं। तो स्टूडेंट्स इसके संबंध में कई सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं होते हैं। तो यदि आपसे सिर्फ कहे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में अगर कहे है ना, तो बाल विकास की सिर्फ अगर अवस्थाएं कहेंगे तो 5 जो है अवस्थाएं यहाँ पर होती हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाल विकास अगर नाम लेगा तो हम बोलेंगे 5 अवस्थाएं। कौन कौन सी? तो सबसे पहला मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, शैशवावस्था। ठीक है, दूसरी जो अवस्था होती है वह होती है आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था, है ना। क्या होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है मध्य बाल्यावस्था, है ना, मध्य बाल्यावस्था। चौथा जो होता है आपका उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था। और 5वां जो होता है वो होता है किशोरावस्था। ठीक है, तो ये जो है एक विस्तृत वर्गीकरण है ना। यदि आपसे पूछा जाए कहे कि विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, सिर्फ विकास कहे, है ना, बाल विकास न कहे, सिर्फ विकास कहे, तो आप जो है इस तरह से बताएंगे। पहला आपका हो जाएगा शैशवावस्था, है ना। उसके बाद हो जाएगा आपका बाल्यावस्था, और तीसरा हो जाएगा किशोरावस्था, किशोरावस्था, और चौथा हो जाएगा प्रौढ़ावस्था। ठीक है, विकास की ये अवस्थाएं होती हैं। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग तरीके से यहाँ पर बांटा है। तो यहाँ पर हम बाल विकास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन 5 हो जाएगा। 5 जो है अवस्थाएं यहाँ पर होती हैं। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। किस चीज़ में बाल विकास का सर्वाधिक महत्व है? ठीक है, बाल मनोविज्ञान यहाँ पर कह रहा है, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है किसमें? बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से, बाल समायोजन की दृष्टि से। तो ये ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही हो जाएगा आपका, बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कह रहा है किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ठीक है, तो किशोरावस्था के संबंध में जब तनाव, बल, तूफान, विरोध की अवस्था की बात आएगी तो ये स्टेनले हॉल का जो है वो कथन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर कहा गया कि प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो प्रयास और त्रुटि का या एसआर थ्योरी, एसआर सिद्धांत की बात आएगी या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की बात आएगी तो यह जो है एएल थॉर्नडाइक का हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का जो है वो सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत के लिए एक्सपेरिमेंट किया बिल्ली पर, है ना, और अधिगम के 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम दिए। मुख्य नियमों में तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार जो है वो पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे
केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति में मापक के रूप में जो नहीं है वह है आपका प्रसार। प्रसार मापक नहीं है। किस चीज़ का मापक है ये? तो ये विचलनशीलता का विचलनशीलता का मापक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर ग हो जाएगा, प्रसार। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो वह है अस्थिरता। समझ में आ रहा है? क्योंकि किशोरावस्था में जो बालक के संवेग होते हैं वो अत्यंत अस्थिर होते हैं, निरंतर बदलते रहते हैं, है ना। संवेग, भावनाएं, है ना, और शरीर भी अत्यंत जो है वो बदलता रहता है। इसलिए सर्वोत्तम शब्दों में अगर व्यक्त कर दिया जाए तो अस्थिरता जो है वो एक सर्वोत्तम शब्द होगा किशोरावस्था को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक जो है वो लिंग भेद नहीं है ना। लिंग भेद बाल विकास को प्रभावित नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है? तो जब भी आप अभ्यास और अनुभव के द्वारा अपने व्यवहार में बदलाव करते हैं तो आप कुछ सीख जाते हैं, इसलिए ये क्या है? अधिगम है। अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार, अभ्यास और अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो है वो अधिगम कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वह कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह कहलाता है माध्य या मध्यमान। ठीक है, जब हम पदों के योग में, है ना, पदों की संख्या से भाग देते हैं, है ना, तो ये क्या आता है आपका? मध्यमान, या इसी को हम माध्य भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब कह रहा है बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो बालक जो है किशोरावस्था में अधिक से अधिक स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी का दबाव जो है वो पसंद नहीं करते। ठीक है, चलिए उसके बाद कहा गया जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कथन है वह वुडवर्थ का कथन है। ठीक है, तो वुडवर्थ का नाम आप याद रखेंगे। ज़्यादातर कथन जो है इन्हीं के पूछे जाते हैं, है ना। तो जिन तथ्यों में को भूतकाल में सीखा जा चुका है उनको स्मरण करना ही स्मृति है, ऐसा वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, फिर कह रहा है कि CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा 3 से 11 वर्ष के जो विद्यार्थी होते हैं, बालक होते हैं, उन्हीं के CAT का मतलब हुआ चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। CAT का मतलब क्या हुआ? चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। और ये जो टेस्ट है वो 3 से 11 वर्ष के आयु के बालकों के लिए होता है। संवेग का प्रकार नहीं है, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि संवेग का प्रकार कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्रोध है, भय है, प्रेम है, ये सब संवेग है। और ध्यान जो है वो संवेग का प्रकार नहीं है। ध्यान जो है संवेग का प्रकार नहीं है। ठीक है, आगे पूछ रहा है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 140 से जो है अधिक होती है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि। जीन पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 स्थितियां हैं। आप इसको भी याद रखेंगे, नाम भी बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। संवेदी पेशीय अवस्था, है ना, संवेदी पेशीय। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तीसरा का आ गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा का आ गया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो कुल 4 अवस्थाएं हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पे, जो कि अति लघु उत्तरीय का लिखित प्रश्न आ गया अब हमारे सामने। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि को IQ से दिखाते हैं, और IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, मानसिक आयु को हम लोग MA से दिखाते हैं, मेंटल एज, और वास्तविक आयु को CA से दिखाते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज गुणे
100, और ये हो गया आपका IQ। ठीक, समझ में आ गया, ये है। अब बात करेंगे सृजनात्मकता। सृजनात्मकता से क्या आशय है? सृजन करना है क्या, कुछ नवीन चीज़ को बनाना, है ना। जब कोई बालक अपनी कल्पनाओं द्वारा, अपने चिंतन शक्ति द्वारा किसी नवीन वस्तु, परिस्थिति, वस्तु या संप्रत्यय का निर्माण कर देता है तो वही सृजनात्मकता कहलाती है ना। अर्थात सृजनात्मकता में व्यक्ति नई चीज़ों को बनाता है जो पहले से नहीं थी, है ना, वही सृजनात्मकता है। ठीक, व्यक्तित्व की एक परिभाषा जो है वो लिखिए। तो व्यक्तित्व की किसी एक परिभाषा को किसी जो मनोवैज्ञानिक ने किसी ने दिया हो उसको यहाँ पर लिख देना है। जैसे अगर आप वुडवर्थ की परिभाषा लिखना चाहते हैं व्यक्तित्व के बारे में, तो वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप जेपी गिलफोर्ड की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो जेपी गिलफोर्ड ने व्यक्तित्व के संबंध में कहा कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। ठीक है, काफ़ी व्यापक परिभाषा आलपोर्ट ने दी। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे आलपोर्ट ने ये परिभाषा दी। ठीक है, तो इसमें से कोई एक ही परिभाषा में लिखनी है। कह रहा है रोरशा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने शुरू किया? तो ध्यान दीजिएगा, रोरशा जो है एक व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपीय प्रविधि है और इसको हरमन रोरशा इन्होंने जो है इस परीक्षण का विकास किया था। उसके बाद बेस्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, मध्यमान का उपयोग तब किया जाता है जब हमें दिए गए प्राप्तांकों के समूह में सबसे प्रभावशाली केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को ज्ञात करना हो, या फिर यूँ कहें कि हमें इस प्राप्तांकों के गुरुत्व केंद्र को ज्ञात करना हो। हमने ऐसा कोई अंक ज्ञात करना हो जो दिए गए प्राप्तांकों के वितरण के अनुसार, है ना, ऐसा अंक दे जो सभी प्राप्तांकों का सबसे कुशलता के साथ प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो अब हम मध्यमान का उपयोग करते हैं। मध्यमान जो होता है वो एक सबसे अच्छी और सभी प्राप्तांकों को एक अंक में सबसे ठीक तरीके से व्यक्त करने वाली केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। ठीक है, तो ये मध्यांक। उसके बाद कह रहा है मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। मध्यांक की परिभाषा आपको लिखनी है। ठीक, तो इसके संबंध में आप लिख सकते हैं कि क्रमबद्ध प्राप्तांकों के ठीक मध्य में या बीच में आने वाला अंक ही मध्यांक कहलाता है। ठीक है ना, मध्यांक क्या कहलाता है? क्रमबद्ध प्राप्तांकों के ठीक मध्य में आने वाला प्राप्तांक ही मध्यांक कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो ये मध्यांक हो गया। फिर उसके बाद बात कर रहा है सीखने के वक्र में सीखने की उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है? ठीक है, तो सीखने का वक्र 3 तरीके का होता है ना। तो सबसे पहला जो है जब, और ये जो वक्र है सीखने का वक्र वो अधिगम और टाइम यानी अधिगम में लिए गए समय के बीच जो है वो खींचा जाता है। ठीक है, और जब वक्र कुछ इस तरीके का मिले, है ना, अंदर की ओर दबा हुआ मिले, तो इसको बोलते हैं अवनतोदर। क्या कहते हैं? अवनतोदर। तो यहाँ पर जो है समय, कम समय में अधिगम जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अवनतोदर वक्र में समय जो है कम लेकिन अधिगम की मात्रा अधिक यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि सीखने में उन्नति हो रही है, तो ऐसी स्थिति में अवनतोदर वक्र जो है वो मिलेगा। ठीक है, अगर उन्नतोदर मिल रहा है यानी कुछ इस तरीके का वक्र मिल रहा है, ऊपर की ओर उठा हुआ वक्र देखिए यहाँ पर मिल रहा है, तो ऐसी इसको बोलते हैं उन्नतोदर वक्र। और इस वक्र में समय
इस वक्र में जो है वो समय क्या होता है, कम लगता है, और अधिगम की मात्रा क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है ना। ठीक है, उन्नतोदर में क्या लग रहा है, समय कम है लेकिन अधिगम की मात्रा ज़्यादा है। तो माफ़ करिएगा, उन्नतोदर वक्र जो है वो आपके उन्नति के, सीखने में उन्नति को रिप्रेजेंट करता है ना, थोड़ा उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या है कि उन्नतोदर वक्र जो है वो क्या है, सीखने की मात्रा में वृद्धि को दिखाता है, कम समय में अधिक अधिगम जो है यहाँ पर हो रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ठीक है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है। बालक की वृद्धि अगर देखा जाए तो किशोरावस्था के बाद जो है वो रुक जाती है ना, किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद, किशोरावस्था के बाद जो है बालक की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है TAT किससे संबंधित है। TAT का मतलब थीमेटिक है ना, TAT का मतलब हुआ थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, और ये जो है वो आपके व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है, व्यक्तित्व परीक्षण। ठीक है ना, TAT जो है वो व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया स्मृति का मुख्य कार्य क्या है। स्मृति का मुख्य कार्य है सीखी गई विषय वस्तु को जो है आवश्यकता पड़ने पर पुनः उपयोग में ले पाने की क्षमता जो है वही स्मृति है। ठीक है, हमने कोई कार्य सीखा, कोई विषय या कोई ज्ञान हमने सीखा और उसको आवश्यकता पड़ने पर जब हम दोबारा से उसका उपयोग कर पा रहे हैं तो यही स्मृति है। सक्रिय विस्मृति क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सक्रिय विस्मृति की बात कर रहा है। विस्मृति माने भूलना होता है। तो यदि कोई बालक या कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी चीज़ को भूलने का प्रयास करता है तो वो सक्रिय है ना। ठीक है, जानबूझकर जब कोई बालक सीखने जो है भूलने का प्रयास करता है तो वो क्या कहलाता है, सक्रिय विस्मृति। अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा वह कारक है हमारे व्यक्तित्व का जो कि किसी कार्य को निरंतर करते रहने के लिए हमें प्रेरित करता है ना। इसीलिए वैलेंटाइन ने कहा कि अभिप्रेरणा जो है अधिगम का राजमार्ग है। अभिप्रेरणा के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति निरंतर किसी कार्य को करते रहने की भावना को रखता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर कहा कि हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। हल, CL हल, क्लार्क्स एल हल ने प्रबलन का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि सीखने की प्रक्रिया का जो आधार है वह है रीइंफोर्समेंट या प्रबलन। ठीक है, तो जब पुनर्बलन या प्रबलन क्या है, प्रबलन जो है उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी व्यवहार या प्रतिक्रिया को सही होने पर प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो जब भी कोई अनुक्रिया की जाएगी और उस सही होने पर कुछ पुरस्कार दिया जाएगा या उसका प्रोत्साहन दिया जाएगा तो वो व्यक्ति उतना ही तेज़ सीखता है। तो हल के अनुसार प्रबलन या रीइंफोर्समेंट ही सीखने की प्रक्रिया का आधार है। सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो सीखने की परिभाषा क्रो एंड क्रो की आप लिख सकते हैं। आदत, कौशल और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है ना। व्यवहार द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है, ये भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक 2 कारक लिखिए। तो भाषाई विकास में अवरोधक जो कारक है वह है आपका वातावरण। एक समृद्ध भाषाई वातावरण जो है बालकों के भाषा विकास को प्रभावित करता है। इसलिए जो एक ख़राब वातावरण होगा बालक का भाषाई विकास रुक जाएगा। ठीक है, और एकाकीपन, बालक जो है अकेले रहना पसंद करता है, अकेले में रहता है, लोगों से मिलता जुलता नहीं है, तो भी वो है भाषा विकास जो है में रुकावट पैदा होती है। ठीक है, तो 2 कारक हमें यहाँ पर लिखना था। अब आगे बढ़ते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं। बाल विकास की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो ध्यान दीजिए, बाल विकास की आवश्यकता क्या है। जब भी हम बाल विकास की बात करते हैं तो बालक के शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की अवस्थाओं का अध्ययन हम करते हैं, और इसी अवस्था में बालक जो है अधिगम
की दृष्टि से ये 3 अवस्थाएं अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक शिक्षक जब बाल विकास के बारे में ज्ञान रखता है तो उसी अनुसार वह उसका शिक्षण करता है, और जिसके कारण वह आगे का जीवन जो है उसका, वह एक अच्छा नागरिक के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आगे चलकर वो बनता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बाल विकास जो है वो बालकों के जीवन का आधार है। इसलिए हर व्यक्ति को, विशेष रूप से शिक्षकों को, बाल विकास के ज्ञान की आवश्यकता है और उसे जानना चाहिए। ठीक है, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है? तो बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की आइए हम बात करते हैं। तो बाल्यावस्था जो है वह संवेगात्मक विकास की दृष्टि से एक अनोखी अवस्था के रूप में इसको समझा जाता है, और बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में सामाजिकता का भाव आने लगता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इस अवस्था में संवेगों की जो उग्रता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। बालक धीरे धीरे थोड़ा ईर्ष्यालु होने लगता है, उसके अंदर डर की भावना भी आ जाती है, और कुछ हद तक उसके अंदर निराशा है ना आ जाती है। लेकिन इस काल में बालक जो है अत्यधिक जिज्ञासु हो जाते हैं, हर चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। उनके अंदर क्रोध का संवेग भी जो है वो जागृत हो जाता है। साथ ही साथ उन्हें स्नेह की आकांक्षा होती है, दूसरे से प्रेम और स्नेह की इच्छा रखते हैं, और साथ ही साथ उनमें आनंद और प्रफुल्लता का भाव भी आने लगता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था में मूल रूप से जिज्ञासा की जो भावना है वह तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, और जो संवेग होते हैं जो कि शैशवावस्था में अधिक थे वो धीरे धीरे बाल्यावस्था में कुछ कम होने लगते हैं। यही मूल जो है संवेगात्मक विकास है बाल्यावस्था में। कह रहे बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? तो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी जिसको हम कहते हैं, और इसका अर्थ ये है कि बालक द्वारा कुछ नई चीज़ों का सृजन करने की क्षमता जो है वो सृजनात्मकता कहलाती है। अब ऐसी स्थिति में सृजनात्मकता का विकास हम कैसे कर सकते हैं? एक समृद्ध और सीखने के लिए एक अच्छा वातावरण देकर हम बालकों में सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। बालकों को हमें कुछ चिंतनशील परिस्थितियों में रखना है। बालकों को ऐसे खेलों को खेलने के लिए प्रोत्साहन देना है जिसमें चिंतन करने, सोचने का उपयोग होता हो। साथ ही साथ एक काल्पनिक कहानियों को बनाने और काल्पनिक कहानियों को सुनने और उसके अर्थ भाव को समझने पर बल देकर हम विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्वयं अनुभव द्वारा सीखकर, है ना, और उसके उपयोग करने पर बल देकर हम सृजनात्मक क्षमता का विकास कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषता है? तो सबसे पहले बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता क्या है? तो जब कोई व्यक्ति अपने भावों, विचारों को लोगों के समक्ष बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचक के, या बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा के, जो है संकोच के, वो किसी को के सामने व्यक्त कर देता है, तो वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहलाता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो है मिलनसार प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इस व्यक्तित्व वाले लोगों से मिलते हैं, बातचीत करना उनको अच्छा लगता है, लोग इनसे प्रभावित होते हैं, है ना, अपनी भावनाओं को अच्छे से ये व्यक्त कर सकते हैं, है ना, दोस्त मित्र बनाना जो है इनको अच्छा लगता है। ठीक है, और ऐसे बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किस प्रकार किया जाए? तो बिल्कुल वही कल्पना शक्ति यानी कि अमूर्त या अप्रत्यक्ष वस्तुओं का या परोक्ष वस्तुओं के बारे में चिंतन करना जो है वो कल्पना करना कहलाता है। तो बालकों को काल्पनिक कहानियाँ, चिंतन करने वाले खेल, है ना, अच्छी शिक्षण विधियाँ, है ना, सृजनात्मकता की क्षमता उनके अंदर विकसित करके कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। ठीक है, बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वंशानुक्रम से बालक की शारीरिक क्षमताओं का निर्धारण होता है। वंशानुक्रम बालक के अंदर उनकी शारीरिक संरचना, साथ ही साथ आनुवंशिकता से बालक के विभिन्न प्रकार के शारीरिक आंतरिक अंग, हार्मोन्स, है ना, और उनका शारीरिक विकास
बहुत हद तक जो है वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो हमने अक्सर देखा गया है कि जो हृष्ट-पुष्ट माता पिता होते हैं उनकी संतान हृष्ट-पुष्ट जो है वो पैदा होती है। साथ ही साथ उनकी क्षमताएं, माता पिता की जिस प्रकार की क्षमताएं होती हैं सामान्य रूप से उनकी संतान में भी वैसे ही शारीरिक क्षमताएं और काफ़ी हद तक मानसिक क्षमताओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अनुकरण द्वारा सीखने का क्या आशय है? अनुकरण द्वारा सीखने का मतलब अनुकरण में दोहराना। जब कोई बालक किसी सामने वाले व्यक्ति को देखकर उसी को रिपीट करे, उसी की चीज़ को दोहरा कर कुछ सीखे, तो ये अनुकरण द्वारा सीखना कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पर कह रहा है कॉलर के सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए। कॉलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है और इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी समस्या का समाधान करके सीखता है। ठीक है ना। तो कॉलर ने अपने इस प्रयोग को चिंपैंजी बंदर पर किया था, चिंपैंजी बनमानुष जिसको कह सकते हैं बनमानुष पर किया था, है ना। और ये जो है इसमें उन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। इसमें चिंपैंजी को एक पिंजरे में रख दिया गया था और उसने ये जो बाहर केला जो है रख दिया गया और उसको केले को पाने के लिए कुछ बॉक्स और कुछ छड़ियाँ रख दी गई जिनको जोड़ कर और बॉक्स को ऊपर नीचे रख के जो है उस चिंपैंजी ने केले के उस गुच्छे को ले लिया। ठीक है, तो इससे कई निष्कर्ष जो है वो निकाले गए कि जब तक हम परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर लेते हैं हम समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। समस्या का समाधान करने के लिए हमें पूरी परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए और समस्या के समाधान द्वारा ही व्यक्ति सीखता है। मस्तिष्क में समस्या के समाधान के दौरान मस्तिष्क में अचानक से सूझ पैदा होती है और वही सूझ आपको उस समस्या का समाधान कराती है और अधिगम के लिए जो है प्रेरित करती है। ठीक है, तो ये कॉलर के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। सीखने में पठार का क्या कारण है, संक्षेप में लिखिए। ध्यान दीजिएगा, सीखने में पठार का मतलब जब अधिगम का वक्र हम बनाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें अधिगम समय बीतने के साथ साथ अधिगम जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बनता है अधिगम का क्या बनता है, पठार बनता है। ठीक है, तो अधिगम के पठार के दौरान समय तो बीतता है लेकिन विद्यार्थी कुछ सीखता नहीं है। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि विद्यार्थी हो सकता है कि अच्छी शिक्षण विधियां का उपयोग न किया जा रहा हो, या मानसिक रूप से विद्यार्थी तनाव में हो, चिंता में हो, कुंठा में हो, या अगर विद्यार्थी रात में सो भी रहा है तो उस दौरान भी तो पठारी बन रहा है, उस समय कुछ नहीं सीखता वो। ठीक है, या अच्छी शिक्षण विधियों का उपयोग नहीं किया जा रहा होगा, है ना। पाठ्यक्रम अत्यंत कठिन होगा, ऐसी स्थिति में भी अधिगम का पठार हो सकता है। विद्यार्थी बीमार हो तो भी जो है अधिगम का पठार बन सकता है। ठीक है, या उसका वातावरण सीखने के योग्य न हो, लर्निंग में बाधा पैदा कर रहा हो तो भी अधिगम का पठार बन सकता है। ठीक है, ये हो गया। आज स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। तो स्मृति के 4 कारक हैं। सबसे पहला होता है अधिगम, ठीक है, दूसरा होता है आपका धारण, तीसरा होता है पुनः स्मरण और तीसरा होता है पहचान। ठीक है, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान, तो ये स्मृति के 4 कारक हैं। अधिगम माने सीखना, धारण माने उस सीखी गई चीज़ को अपने मस्तिष्क में धारण रखना, पुनः स्मरण माने आवश्यकता करने पर उसे दोबारा रिकॉल करना, दोबारा याद कर लेना, और पहचान का मतलब जिस चीज़ के बारे में वो जो है स्मृति की आवश्यकता पड़ी है उसमें तुलना करके उसकी पहचान कर लेना। ठीक है, तो ये 4 कारक हैं स्मृति के। ठीक, तो इस तरह से हमने 2017 के पेपर को भी पूरी तरह से यहाँ पर एनालाइज कर लिया है ना। तो आप जो है प्रीवियस ईयर के इन सभी पेपर्स की वीडियोस जो है हमारे चैनल पे हैं उसको आप देखिए, निश्चित ही आप एक अच्छा स्कोर अपने एग्ज़ाम में कर पाएंगे। और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर कोई भी समस्या आपको दिखती है, ठीक है, या फिर कोई सुझाव देना है या कोई प्रश्न पूछना है तो हमारे चैनल पर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, शुभ दिन।